गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हमने बताया था आप लोग को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर के बारे में हमने बताया था कि ये क्या होती है, कैसा बिहेव करती है प्राइम नंबर संख्या। ठीक है, जैसे मैंने बताया था प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। हमने आपको इस पे डिस्कस भी किया था और मैंने सारी संख्याएं के बारे में बताया था। एक चीज मेरा छूट गया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग नोट में कि प्राइम नंबर, क्रमागत प्राइम नंबर कितने होते हैं, यानी क्रमागत अभाज्य संख्याएं। क्रमागत अभाज्य संख्या का कहने का मतलब यह है कि जो क्रम से आती है। क्रम से आने का मतलब ये है, देखिए 3, 5 और 7, इन सब में 2-2 का अंतर है। अगर मैं 2 को भी ले लूं तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसलिए यह 2 नहीं होगा। वो कौन सी क्रमागत संख्याएं हैं, 3, 5, 7 है। यह प्रथम क्रमागत संख्या है 3, 5, 7। इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आप लोग को कि कंपोजिट नंबर के बारे में जानना है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर मींस क्या होता है, भाज्य संख्या, जो कि मैंने कल आप लोग को लिखवाया था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। लिखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वे क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। आप देख लीजिए 2 है, 2 को आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2। इसमें 2 फैक्टर आ जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या आपकी नहीं होगी, ना ही 3 होगी। तो होगी कौन सी, 4। देखिए 4 का फैक्टर करिए, यहाँ पे 1, 2 और 4। इसमें कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 फैक्टर हो गए ना। तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, यह भाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद 5 नहीं होगा, 5 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर में आते हैं 5। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, 6 है। 6 का फैक्टर करेंगे 1, 2, 3, एक अपने आप में संख्या होगी क्या, 6। तो ये क्या होंगे, सब कंपोजिट नंबर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछना है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका यह है कि पूछेगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है बच्चे, 4। ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। जब ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है तो विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9। ये रहा आपका समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। यह समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या ये रहा। अब बात आती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं सभाज्य संख्या पे। ठीक है, सभाज्य संख्या क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को कहते हैं सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ये रहा को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की परिभाषा आप लोग लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि ऐसी संख्याएं, या ऐसे आप कह सकते हैं ऐसी 2 संख्याओं का युग्म,
ऐसी दो संख्याओं का युग्म जोड़ा जिसका मस यानी HCF एक हो, उसे क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका HCF एक आएगा वो क्या होगा? सहभाज्य संख्या। तो दो संख्याओं का युग्म का HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? आपका सहभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 और 3, एक है आपकी सहभाज्य संख्या है, इसका महत्व क्या आएगा? एक आएगा। अब देखिए 5 और 4 ले लीजिए, क्या ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं है? क्योंकि इसका भी महत्व तो एक आएगा, ये भी सहभाज्य संख्या है। 8 और 3 भी ले सकते हैं, जिसका महत्व एक आएगा, वो सब क्या होंगे? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी संख्या ले सकते हैं, 7 और 5 और 12 और 7, ये भी तो आपकी सहअभाज्य संख्या है। देखिए 12 और 7 का जब HCF लेंगे यानी महत्व लेंगे तो आपका क्या आएगा? महत्व एक आएगा। अब बात आती है परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए लिखिएगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की परिभाषा लिखिए, इसकी दो परिभाषा आप दे सकते हैं। लिखिएगा ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, ये एसएससी के अनुसार है, ये ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगी? परफेक्ट नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए वो परफेक्ट नंबर कहलाएगी। अब दूसरी परिभाषा क्या है, इसको अभी हम बताते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल में ये आपका 6 ले लीजिए, 6 है तो 6 का फैक्टर करिए आप। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 1 2 और यहाँ पे 3, 1 2 और 3। अब देखिए 1 2 3 को आप ऐड करेंगे, इस संख्या को ना लेकर 1 और 2 और 3 को ऐड करेंगे, इसको यदि प्लस करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। क्या इस संख्या के बराबर मिला? देखिए 6 के बराबर 6 है। यदि आप 4 को लेते हैं, 4 आपकी संख्या नहीं होगी, वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए 4 के फैक्टर क्या होगा? 1 2 1 2। अब देखिए 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो उस संख्या के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का योग क्या होना चाहिए? उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं हम लोग 28। 28 का फैक्टर करिए आप। देखिए 1 2 4 7 और 14। देखिए 1 2 7 4 14। अब इन सबको ऐड करते हैं, देखिए तो क्या प्राप्त होगा? 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 से 28। ये 28 प्राप्त हुआ ना, तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। क्या इसके बराबर हो गया? इसकी ये बराबर हो गया। यदि बात की जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अनुसार यह एनसीईआरटी कहती है कि ऐसी संख्या, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस बोला है। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होगा। तो देखिए अब यहां पर दुगना होगा, तो यहां पर कब दुगना होगा ये भी ध्यान दीजिए। जब इस संख्या को आप लेंगे तब फैक्टर के रूप में। देखिए जब इस संख्या को लेंगे तो 6 तो यहां तक हुआ है जोड़ने पर, ये 6 तो हुआ है। अब इस संख्या को भी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। जब 12 प्राप्त हो जाए, 6 का दुगना है कि नहीं? उस संख्या का दुगना है कि नहीं? बताइए, ये 6 का दुगना होगा, ये 6 का दुगना होगा। इसलिए यह एनसीईआरटी के अनुसार है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के यदि दुगने के बराबर हो जाता है तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्लियर है आप लोग? वैसे ही इसका देख लीजिए, ये इतना जोड़ने पे क्या आया है? 28 आया है ना। इतना जोड़ने पे आपका 28 आया है। अब जब 28 को फैक्टर के रूप में लेंगे, एक और फैक्टर 28, तो
आपकी संख्या दुगना हो जाएगी। 28 तो आया है, ये 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इस 28 का ये दुगना हो जाएगा, 28 का दुगना हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और भी कितनी संख्याएं हैं कुछ जो परफेक्ट नंबर है। यदि आपको पता है तो उस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे उसका नियम है, किसका कैसे कितने से डिवाइड होगा, क्या उसमें प्रोसेस है, सारी चीजें हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी शुरुआत थी और शुरुआत में हम बेसिक चीजें बताते हैं। तो पहले अपनी जड़ को मजबूत करिए, ठीक। चलिए देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ से दूर भागते हैं, ठीक है। आपको मैथ से दूर नहीं भागना है, केवल आप एक बार विचार बनाइए, एक बार ठानिए कि हमें मैथ सीखना है। यदि आप ये ठान लेते कि मुझे मैथ सीखना है तो वास्तव में आप मैथ सीखने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो हार बिल्कुल न मानिए आप अपने लाइफ में, आप लगातार उसका अभ्यास करते रहिए और एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत जो जो चीजें हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। विभाज्यता विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम जैसे हम बता दें आपको कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी नियम है, 23 का, 31 का, 39 का, 71 का, 59 का, चाहे जितने भी नियम आप चुटकियों में लगा सकते हैं, ठीक है। आप खुद बना सकते हैं उस नियम को, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इसको एकदम बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 का नियम, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो लिखिएगा आप लोग 2 का नियम, ऐसी संख्या जिनके अंतिम के एक अंक, जिसके अंतिम के एक अंक 2 से विभाज्य हो जाए वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी। ऐसी संख्या जिसके अंतिम के एक अंक 2 से विभाज्य हो जाते हैं तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आप लोग? तो देखिए जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, अंतिम का आप अंक चेक करिए, अंतिम के अंक यदि 2 से विभाज्य हो जाता है तो वो पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात का। या आप यूं कर सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है। क्लियर है आप लोग? चलिए अब देखिएगा अगला नियम 4 से। आप सोच रहे होंगे कि सर जी 3 से नियम नहीं बता रहे, वो 3 का नियम, 9 का नियम, 27 का नियम, सारे नियम हम बताएंगे बारी बारी। तो जो इसके रिलेट है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेगा 4 से, 4 का नियम लिखेगा। 4 का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हर जगह आपका लगेगा, शेषफल प्रमेय में लगेगा आपका और यूनिट डिजिट में लगेगा, हर जगह इसका नियम लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा कि 4 का नियम है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो और अंतिम 2 अंक 0 हो गया, फिर उसके बाद अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे x और y है, ये x और y आपकी 4 से विभाज्य है तो आपकी पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आप लोग? जैसे देख लीजिए, ये x और y कहने का मतलब ये है कि x y ही नहीं, यहाँ पे कोई अदर संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, यह है, अगर ये 4 से 2 अंक विभाजित है, आपको पूरी संख्या नहीं देखना है, अंतिम के 2 अंक देखना है। अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी।
तो ध्यान दीजिएगा 76 को हम 4 से विभाजित करते हैं। देखिए 3 और 6, 4 9 36, ये 36 हो गया ना, ये पूरी तरह विभाज्य हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा। तो ये पूरी संख्या, ये जो 7676 है, ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब कोई अदर संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या के अंतिम के 2 अंक को आपको देखना है। सबसे पहले अंतिम के 2 अंक को देखेंगे, यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यह है, अंतिम के 2 अंक 0 आ गए ना, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, आपको बस यही देखना है अंतिम के 2 अंक 0 या अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएंगी। क्लियर है आप लोग? अब हम लोग आगे चलते हैं 8 के नियम से, 8 का नियम, ठीक है। 8 से 8 का नियम क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 8 का नियम लिखेगा, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है या अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक 0 हो, तो फिर से सुनिएगा, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो, वे संख्याएं क्या होंगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए 512 है, या यहाँ पे कोई और संख्या लेते हैं, यहाँ पे 76 512, ये अंतिम के 3 अंक को आप चेक करेंगे, यदि यह 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 76 512 8 से विभाज्य हो जाएगी। पूरी संख्या में आपको 8 से भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल आपको चेक करना है किसका, अंतिम के 3 अंक को। और 4 के लिए अंतिम के 2 अंक को, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, आप पूरे में भाग न दीजिएगा, आपको केवल और केवल किसमें चेक करना है, अंतिम के 2 अंक में 4 के लिए और 8 के लिए अंतिम के 3 अंक में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर बात करता है, देखिए इसमें भाग दीजिए 512 में यदि आप 8 से भाग देते हैं तो देखिए कितना बात जाएगा, 8 6 48, ये कट गया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2। अब देखिए 8 चौका 32, 4 आ गया ना 32, ये हुआ आपका, ये पूरा डिवाइड हो गया ना, ये पूरी संख्या 76 512 आपके 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्या आप लोग क्लियर हैं? देखिए 76 512 पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा, आपको पूरी संख्या में 8 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या हो जाए, 3 0 दे दे, तो अंतिम के 3 अंक 0 आ जाए या अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्याएं आपके 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 16 की बारी आती है। 16 का नियम भी एकदम सेम ऐसे ही है, 16 का नियम भी सेम ऐसे है, जैसे यहाँ पे 2 के लिए अंतिम का 1 अंक, 4 के लिए अंतिम का 2 अंक, वैसे 8 के लिए अंतिम का 3 अंक, एक अंक बढ़ रहा है, तो वैसे 16 के नियम के लिए अंतिम का 4 अंक और 32 के नियम के लिए अंतिम का 5 अंक, ऐसे आपका प्रोसेस इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग? चलिए अब बात आती है 3 की। 3 का देखते हैं नियम किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए देखिए 3 का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 का नियम देखिए, ये याद भी हो जाता है बहुत जल्दी। देखिए 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, पूरी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए 3 7 6 5, यह है, इसको चेक करते हैं क्या ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, तो चेक करिए जोड़कर, हमने क्या बोला, इनके अंकों का योग, जो पूरी संख्या है इसके अंक कौन कौन से हैं, 3 है, 7 है, 6 है, 5 है, इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चेक करते हैं, 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, तो 21 जो आया है, देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 जो आया है आपका 3 से विभाज्य है, 3 के पहाड़े में आता है। अगर ये 3 के पहाड़े में आता है
तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। आपको पूरी संख्या में 3 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके अंकों को ऐड करिए और चेक करिए कि यह संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, अगर 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी तो ये संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आप इसको और आसान कर सकते हैं। यदि 2 अंकों में आ रहा है, देखिए 2 अंकों में आ रहा है तो इसको फिर से पुनः ऐड करिए। देखिए 2 1 3, फिर ये कितना आया 3 आया। इसको देखिए यहाँ पे 3 धन 7 धन 6 धन 5 करने पे कितना आया 21 आया। अब 21 के अंकों को भी ऐड करिए। 2 धन 1 कितना आ गया 3। ये पूरा 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। 3 के पहाड़े में 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये पूरी संख्या जो है 3765 आपके 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आपको। कोई भी आप संख्या लेकर चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि इनके अंकों का योग करके आप 3 से भाग दीजिए। अगर ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है तो आपकी वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आप लोग। चलिए आप लोग कर लेंगे ना। जैसे मान लीजिए हम यहीं पे कोई और संख्या ले लेते हैं। यहीं पे हम ले लेते हैं कितना 6। देखिए फिर ऐड करिए 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 6 27। क्या 27 3 के पहाड़े में आता है। यदि 27 3 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 9 27 होता है। तो 27 देखिए इसको ऐड करें 3 धन 7 धन 6 धन 5 धन, अब देखिए धन इसके आगे तो कुछ है नहीं, धन 6 है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। देखिए 3 7 10 10 6 16 16 5 21 21 6 27। 27 आया 3 के पहाड़े में आता है ना। 27 3 के पहाड़े में 27 आता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब या तो आप इसको फिर से पुनः ऐड कर सकते हैं। 2 धन 7 2 धन 7 कितना आ गया 9। अब 9 भी तो 3 के पहाड़े में आता है। 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है आप लोग। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए इसी तरह आपका 9 का नियम है। जैसे मैंने 2 का नियम 4 का नियम 8 का नियम 16 का नियम बताया, वैसे आपका 3 का नियम 9 का नियम 27 का नियम 81 का नियम सेम इसी प्रोसेस से चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा देखिए 9 से और 9 का नियम क्या कहता है। सेम जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। 3 का नियम क्या होगा कि सभी अंकों का योग, और 9 का भी नियम क्या होगा सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे 3 से विभाज्य है और यहाँ पे 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं आप लोग। जैसे हमने लिया क्या 37 65 और 7। 37 65 और 7 यह है आपका। इसको मुझे चेक करना है कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 9 के नियम जैसे 3 का नियम था वैसे 9 का नियम यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 7 6 5 और 7 यह है। इसको ऐड करिए। देखिए 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 7 28 हो गया। क्या यह 28 आपका 9 से विभाज्य है। 9 के पहाड़े में आता है 28। 9 के पहाड़े में 28 नहीं आता, इसलिए विभाज्य नहीं होगा। अब क्या आएगा अगर ये यहाँ पे 6 होता तो ये पूरा तरह विभाज्य हो जाता। देखिए 7 3 10 10 6 16 16 5 21 21 6 27। क्या 27 9 के पहाड़े में आया क्या 27 9 के पहाड़े में आया। अगर ये 9 के पहाड़े में आ गया तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। 9 तो देखकर 27 होता है तो यह 9 के पहाड़े में आ गया। ठीक है, ये 9 से पूरा तरह विभाज्य होगा। क्लियर है आप लोग। अब जैसे 3 का नियम था वैसे 9 का नियम है। ठीक, क्लियर है। वैसे 27 का भी नियम होगा। 27 का नियम भी अंकों का योग कितने से विभाज्य होना चाहिए 27 से विभाज्य होना चाहिए। 81 का भी नियम ऐसे ही है। तो इतना ज्यादा डीपली पूछता नहीं है आपका, बेसिकली 3 और 9 और 27 लगभग पूछ देता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इजिली लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या है चलिए देखिए 5 का नियम क्या कहता है। इसका बड़ा आसान है नियम।
आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि 5 का नियम क्या है। जिस संख्या के अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। कि पूरी संख्या होगी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस देखते ही बता सकते हैं कि अंतिम अंक कोई भी संख्या हो, अगर अंतिम अंक 0 आ गया तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या हो 5 दे दिया तो यहाँ पर देखिए 5 आया क्या, मैंने क्या बताया, यह 5 है। अगर ये 5 आएगा या 0 आएगा तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 आया तो ये पूरा संख्या डिवाइड हो गया, यहाँ पे 5 आया तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो गई। तो इसके अलावा कोई और अन्य संख्या आएंगी तो 5 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 5 का नियम है, 0 और 5 क्या अंतिम अंक। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम लोग सीखते हैं 11 से। अब आप लोग सोच रहे होंगे 7 का नियम क्यों नहीं बता रहे हैं। जब हम 7 का नियम बताएंगे तो उसी के साथ 13 का भी नियम बता देंगे, उसी के साथ 17 का नियम भी बता देंगे, उसी के साथ 19 का नियम बता देंगे, उसी के साथ 29 का, 31 का, 33 का और 39 का, 41 का, 61 का, 51 का, ये सब सारी संख्याओं के नियम हम बता देंगे। इजिली आप लोग बनाकर अपने से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने से खुद ही कर सकते हैं, इसका नियम खुद बना सकते हैं कि कैसे यह बनेगा नियम। ठीक है, चिंता ना करिए। लिखेगा, इसको लिखेगा 11 का नियम। 11 का नियम लिखेगा कि जिस संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग, लिखेगा जिस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल, गुणज। 11 का कोई गुणज, ये 0 होना चाहिए या 11 कोई गुणज होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 11 का नियम ऐसे बनेगा, जिस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, या 11 हो या 11 कोई गुणज हो, तो पूरी संख्या आपकी कितने से विभाजित हो जाएगी, 11 से हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए हम ले लेते हैं 1331। आप सम स्थान और विषम स्थान को चेक करिए। देखिए सम स्थान, इसमें क्या है, सम स्थान को आप क्या करेंगे और विषम स्थान को कैसे चेक करेंगे। देखिए आपका ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। मैं सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहा हूं, ये सम संख्या और विषम संख्या की बात नहीं, सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहा हूं। जो कि यहाँ पे यह क्या है, ये सम स्थान है, सॉरी ये विषम स्थान है। एक क्या है, विषम संख्या है, इसलिए विषम स्थान है। लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो दूसरा स्थान ये क्या होगा, सम स्थान होगा 3। यहाँ ये विषम स्थान है, फिर ये क्या है, सम स्थान है। 2 संख्याओं का गैप से आपका निकलेगा। ठीक है, देखिए तो आप क्या करेंगे, जो सम स्थान होगा उसको घेर देंगे या विषम स्थान को घेर देंगे, आपको आसानी पूर्वक निकल जाएगा। देखिए यहां पर एक को घेरे, फिर एक संख्या छोड़कर दूसरे को घेरेंगे ताकि पहचान में आए कि यह विषम स्थान है या सम स्थान है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 धन 3, यह अंतर का चिन्ह है। ठीक, अब यहाँ पे 3 है और 1 है, इसको भी ऐड करिए, 3 धन 1, तो कितना आया, देखिए यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे अंतर कितना हुआ, 4, क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। इसलिए पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य हो जाएगी। यदि 0 के अलावा कोई और अंक आता तो यह 11 से विभाज्य नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, 0 के अलावा कोई और अंक, जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, अंतर करने पे 0 के अलावा कोई और अंक आता तो यह 11 से विभाज्य नहीं होता। क्या क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं एक और 50 204,
50 204 ये है आपका दूसरा। इसको चेक करिए कि 11 से विभाज्य है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विषम स्थान पे या सम स्थान पे गोला करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विषम स्थान पे गोला, फिर विषम स्थान पे गोला, एक स्थान छोड़ देंगे, फिर विषम स्थान पे गोला। तो देखिए 5 2 7, अब इसको जोड़िए, विषम स्थानों को जोड़ना है और सम स्थान को जोड़ना है। विषम स्थान को जोड़ना है और सम स्थान को जोड़ना है, उसके बाद उसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो 5 धन 2 धन 4। अब देखिए सम स्थान क्या है इसके, 0 और 0, तो -0 धन 0 ऐड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 5 2 7 7 4 11 हो गया, 11 माइनस 0 मतलब 11 आया। तो हमने आप लोग को क्या बताया कि कोई संख्या होगी उसके विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो यहाँ 11 आ गया ना, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आप लोग। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखते हैं। 50 259 है, 29 नहीं 259 है। इसको चेक करते हैं कि 11 से विभाज्य है। तो चलिए देखिए हमको क्या करना है, सम स्थान पे घेरा करना है या विषम स्थान पे घेरा करना है, किसी एक पर घेरा करना है आपको। यह हो गया। अब यहां पे इसको जोड़िए, 5 धन 2 धन 9, उसके बाद इसका अंतर करना है -5। 5 2 7 7 9 16, ये 16 आ गया। अब उसके बाद क्या घटाना है, 5 घटाना है, तो क्या आ गया 11 आ गया। तो फिर ये 11 आ गया ना, तो 11 आ गया, तो 11 का मल्टीपल है या 11 है या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद जो अन्य नियम है इसको हम लोग कल सीखेंगे। 7 का नियम 7 का नियम बचा है आपका, 13 का नियम बचा है, 6 का नियम बचा है और बाकी सब नियम बचे हैं। इसको हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे, विभाज्यता के नियम। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस में। ठीक है, अब वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।